बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीतने पे मुबारकबादें दी जा रही हैं। इन इंतखाबात के कुछ हसास पहलू हैं जिनके ऊपर बात करते हुए लोग डरते हैं। वो हसास पहलू क्या हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। और फिर आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है, ये जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी, वो वहाँ जो हरकतें कर रही है, उनके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और फिर जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको कुछ चीज़ें जो हैं ये याद करवानी है। मंगला डैम का जो बड़ा शोर मचाते हैं जनाब, ये जो शरपसंद है कि जनाब ये रॉयल्टी दें हमें, जनाब हमारा पानी है, हमारा डैम है, हमारी बिजली है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर भी बात करते हुए जो लोग डरते हैं, सियासतदान डरते हैं, सियासी जमातें डरती हैं, वो पहलू भी आपके सामने रखूंगा। वो चीजें जो हैं वो कहते नतारा करांगे से, ठीक है ना, अपनी गुफ्तगू दे। लेकिन इससे पहले दो और बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो ये कि जनाब अफगानिस्तान की तरफ से एफसी की पोस्ट पे जो ये हमला किया गया, ये टीटीपी वाले दहशतगर्दों ने हमला किया था, तो फिर पाकिस्तान ने फौरी उसका जो है वो रिएक्शन दिया, रद्द अमल दिया है। पाकिस्तान की फजाइया ने जनाब ये दो बड़े, एक तो ईरान के ऊपर हमला हुआ है ना, अमेरिका ने हमला किया, दूसरा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है, एयर अटैक्स किए हैं, और दो सूबा में खोस्त के इलाकों में और पक्तिका के इलाकों में पाक फजाइया ने जनाब टारगेटेड ऑपरेशन किया है, और जनाब उनके दो बड़े कैंप जो हैं वो उड़ा दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, और टीटीपी के दहशतगर्द भी इतला ये है कि मारे गए, बड़ी तादाद में मारे गए। यार इनको समझ क्यों नहीं आ रही? ये जनाब कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, चीन, सबने इनको समझाया कि भाई ये जो तालिबान रजीम है, जो वहां हुक्मरान है, बुरी हुकूमत जो है, उसको कि जनाब बंदे बने, ये आपकी जो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, किसी भी मुल्क के खिलाफ जो हो रही है, इनको रोकें। जिन ममालिक को ये दहशतगर्द मतलूब है, आप उनके हवाले करें। ये सिर्फ पाकिस्तान को मतलूब नहीं है, वहां पता नहीं कितनी दहशतगर्द तंजीमें जो है वहां आके जनाब पनाह लेके बैठी हुई हैं। अभी एक दिन पहले हमारे जो मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने क्या बात की जब अफगानिस्तान वाले इशू पर, उनका जनाब ये जो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, हमारे पास शवाहद हैं, ये जो तालिबान रजीम है इन लोगों की, टीटीपी समेत सबकी। तो वो ये कहते हैं जनाब ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। यही बात चीन ने भी की है जनाब। ये जो अफगान रजीम है ये नाकाम रही है दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी कार्रवाइयों से रोकने के, तो ज़ाहिर है फिर उसका जवाब तो देना था। और ये पता ये चला कि अच्छी खासी वहां तबाही मचाई है हमारी एयरफोर्स ने जो हमले किए, वो ज़ाहिर है वो इंटेलिजेंस बेस्ड, वो जो है दुरुस्त निशाने हमारे माशाल्लाह हैं, तो वो जनाब हमने किए। और दूसरा ये कि जनाब ईरान ने एक दिन पहले जो अपाची उनका हेलीकॉप्टर है, तो वो आपने हुर्मुज़ के ऊपर गश्त कर रहा था जनाब, उसके ऊपर ड्रोन श्रोन मारे उन्होंने और वो गिर गया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब इसके ऊपर एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा जनाब अभी हमारी अजीम फौज ने इतला दी है कि कल रात ईरानियों ने वो हेलीकॉप्टर पे हमला किया, तो दो पायलट थे उसमें, दोनों महफूज रहे, ना जख्मी हुए और ना उनकी जान को कुछ हुआ। तो वो कहते हैं अब जनाब ज़रूरत है इस बात की जनाब जवाबी हमला किया जाए, जवाब दिया जाए। तो जवाब उन्होंने फिर दे दिया। ये पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, अच्छा ये ना वहाँ की जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमान, उन्होंने जनाब ये इतला दी, ट्वीट किया उन्होंने कि जनाब जो 5 बजे वो अमेरिका के टाइम के मुताबिक होते, शाम 5 बजे जनाब हमने दिफाई हमलों का आगाज किया, और जो अपाची उन्होंने हेलीकॉप्टर गिराया था उसके जवाब में। और ये कहते हैं इसका हुक्म जो है कमांडर इन चीफ यानी कि सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये वो कहते हैं कि जनाब ये हुक्म दिया था, तो उनके हुक्म की वो तामील हुई। अच्छा ये हमले ज़्यादा देर जारी नहीं रहे। ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे, ईरान के वक्त के मुताबिक 12:30 बजे के करीब ना रात जो है ये हमले किए गए ईरान के ऊपर। तो ये कोई पौने 2 घंटे जो है ना ये हमले जो हैं ये जारी रहे, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये 3:45 पे ये हमले जो हैं ये ख़त्म भी हो गए। और ईरान का जो सरकारी मीडिया है उसने कहा जनाब जिन इलाकों के ऊपर हमलों की बातें की जा रही हैं वहाँ जनाब सुकून है, इत्मीनान बख्श सूरत हाल है, हमले शमले रुक गए हैं।
और इन्होंने जनाब एक कोई जजीरा है सरहदी, वो साहली जजीरा, वहाँ पे बंदर अब्बास पे, और जनाब मशरकी इलाके हैं कुछ, और जनाब फिर हरमज़गान जो है उनका सूबा, वहाँ वो हमले शमले किए हैं उन्होंने, और वो कहते हैं धमाके सुने गए हैं जो अमरीकी हमलों के नतीजे में वहाँ पे। लेकिन वो कहते हैं जनाब जो वहाँ का सरकारी मीडिया है वो ये कह रहा है जनाब जवाबी ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स जो है वो किए जा रहे हैं। और अब देखना ये है कि जनाब ये जंग जो है, ये 2 घंटे की जंग है, पौने 2 घंटे की जंग है, तो इसके बाद दोबारा जंगबंदी हो जाएगी या फिर ईरान कोई बड़े हमले करेगा। तो जो अब तक की खबरें हैं, जो लग ये रहा है, जो माहिरीन बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना बस अब ये हमले कर दिए, जो उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला होता है उसका जनाब उन्होंने बदला ले लिया, और इसके जवाब में हल्के फुल्के ईरान जो है वो हमले कर सकता है। और व्हाइट हाउस जो कह रहा है कि जनाब ये जो हमले शमले हो रहे हैं तो इससे वो जो मुज़ाकरात का मतलब वो मुतासर नहीं होगा, वो जारी रहेगा। ट्रंप साहब ने तो इससे पहले कहा था ना 2-3 दिन में कुछ ना कुछ साइन सून हो जाएंगे, लेकिन जेडी वैंस ने कहा जनाब टाइम लग सकता है। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू से ट्रंप ने इन हमलों से पहले बात की है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा होगा जनाब हम करने लगे हमला ईरान के ऊपर, तो ईरान जवाबी हमला आपके ऊपर करेगा, तो आप अपनी तैयारी शैयारी करें। और वहां जो अरब ममालिक है, खलीजी ममालिक है, उन्होंने अपनी फिजाई दूत जो है वो बंद कर दी हैं। तो इस तरह का वो मामला वहां पे हुआ है, और इम्कान यही है। उन्होंने कहा है, राक्ची ने भी कहा है कि जब हम जवाब देंगे, और इसी तरह जो वहाँ बाजरान इनकलाब है उसने भी ये कहा है कि जनाब किसी सूरत में भी जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे हम। लेकिन लग ये रहा है कि ये जो जंग बंदी है, ये अब जो हमले शमले हो गए एक दूसरे के ऊपर, एक आध हमला और हो जाएगा, ईरान की तरफ से कोई हमला हो जाएगा। वो कहते हैं जनाब जो अमरीकी अहदाफ है उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये वहाँ की वो मीडिया कह रहा है। अमरीकी मीडिया भी इनको वार्निंग शॉट्स कह रहा है कि इंतबाही ये हमला आप कह सकते हैं इसको, जो अमेरिका ने किया है। तो अब रिएक्शन कैसे आता है ईरान की तरफ से, तो यही है कि इस तरह के रिएक्शन नहीं आएगा कि दोबारा जंग शुरू हो जाए। और मौके से फायदा उठा के इसराइल ने वो लबनान के ऊपर हमले कर दिए। अब आते हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस की तरफ। अपने पिछले विलाग में मैंने अर्ज किया था कि अब 10 नशिस्तें जो हैं ये जीती हैं पीपल्स पार्टी ने, और अब नताइज जो हैं उनके मुताबिक उन्होंने 10 नशिस्तें जीती हैं। और मैंने ये अर्ज किया था कि 8 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीती हैं, 2 आज़ाद उम्मीदवार जिनको मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल थी वो जीते हैं। लेकिन अब ये पता चला है कि ना मुस्लिम लीग नून ने वहाँ 6 नशिस्तें जीती हैं जिनको टिकट दिए थे उन्होंने, और 2 नशिस्तें वो हैं जिनके ऊपर इनके हमायत याफ्ता आज़ाद जो उम्मीदवार थे वो खड़े थे, डॉक्टर असद शफीक थे और सेठ अनवर। ये 23 और 24 जो हल्का है गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ ये दोनों जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे थे, लेकिन मुस्लिम लीग की इनको हमायत हासिल थी, इन्होंने हराया है। और वो कुछ जगहों पे चंद पोलिंग सेशंस के ऊपर वो जनाब कोई मामला ऐसा हुआ है कि दोबारा पोलिंग, जहाँ झगड़े झुगड़े हो जाते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जनाब दोबारा पोलिंग होगी 15 जून को। तो उसके बाद तमाम नताइज का सरकारी तौर पे ऐलान कर दिया जाएगा। ये एक दिन पहले जब मिलने गए हैं ऐवान सदर में मुल्कियत के साथ, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद वहाँ गए हैं, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी और कहा जनाब आपने बड़ी अच्छी कैंपेन की है, वेल डन। तो उसके जवाब में जरदारी साहब ने ये कहा कि आखिर पुत्र के था। अब ये पता चला कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ये बजट आ रहा है ना, तो बजट इजलास भी तलब कर लिया गया है। आज बजट इजलास जो है सेनेट का भी हो रहा है, सेनेट का भी इजलास हो रहा है, कौमी असम्बली का भी जो इजलास हो रहा है। तो बहरहाल ये वहाँ अब उनकी बात हुई है, जो हमारे नायब वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारिजा साकदार की बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, तो उन्होंने भी मुबारकबाद दी है कि जनाब बड़ा इलेक्शन जितया तुसीं, 10 सीटां लैके। लेकिन 10 सीटां लैके भी हुकूमत बनाने की पोजीशन च नहीं है कि ये 33 नशिस्तां बन दियां, मखसूस नशिस्तां पा के खवातीन दियां और टेक्नोक्रेट्स दियां, यानी 17 सीटां चाहिए जितने वास्ते वज़ीर आला बनाने वास्ते। अब ये खबरें आ रही थी कल जनाब, ये वो जनाब पीपल्स पार्टी ने दावत दी दी है नून लीग को कि जनाब आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए, ऐसी कोई दावत शावत नहीं देती गई। और मैंने ये पिछले विलाग में अर्ज भी कर दिया था जनाब नून लीग जो है जी पीपल्स पार्टी को मौका देगी, जनाब ठीक है बनाए। कुछ लोग एतराज भी कर रहे हैं इसके ऊपर
कि जनाब ये क्यों जनाब आप कोशिश करें आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला लें, इस तरह की बातें शायद जो हैं वहाँ। लेकिन बहरहाल जो मेरी इत्तला है यही है कि पीपल्स पार्टी को पूरा मौका दिया जाएगा, जनाब आप बनाएं हुकूमत। और गवर्नर ज़ाहिर है फिर वो इन्हीं का, गवर्नर तो इन्हीं का होना है जो फार्मूला तय है कि जिस सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी वहाँ नून लीग का गवर्नर होगा, जहाँ नून लीग की हुकूमत होगी वज़ीर आला होगा, वहाँ पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा। तो बहरहाल ये कोई ऐसा नहीं कि जनाब इसको आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जो वहाँ के मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये गिलगित बल्तिस्तान को जब ये सूबाई इकाई, वो कह लेंगे इंतजामी इकाई, सूबा नहीं है ये, आइन के तहत जो हमारा आइन है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान का ना हिस्सा है ना ये पाकिस्तान का सूबा है, लेकिन वो आप ये कह सकते हैं इंतजाम, जेर इंतजाम पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान, इसकी भी वही हैसियत है जो आज़ाद कश्मीर की हैसियत है। तो बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान में जब से ये सूबा आप कह लेंगे इंतजामी सूबा इसको डिक्लेयर किया गया है, तो 3 इलेक्शन हुए हैं और तीनों मरतबा जो वफाक में बरसरे इक़्तिदार पार्टी थी उसी की वहां पे हुकूमत बनी है। वहां के लोग जो है ना सियासी तौर पे ये समझते हैं, आप उनको ये भी कह सकते हैं सियासी तौर पर इस हद तक वो बालिग नजर हैं कि जनाब अगर वफाक से हटके अपोजिशन वालों के साथ मिलकर हम यहाँ पे हुकूमत बनाते हैं तो फिर हमारे लिए ज़ाहिर है इंतजामी मुश्किलात होंगी उस हुकूमत के लिए, फंड्स का मसला होगा, कुछ और मामलात हैं, वो सारे मामलात जो हैं वो वफाक जो है वो रुकावटें डालेगा। तो ये आम तौर पे वहाँ के लोग जो हैं वो ये कि जनाब हमें यहाँ पे जो हमारे हकूक़ है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए या हमारे तरक्याती कामों के लिए हमें वफाक की ज़रूरत होती है, तो वफाक वाली हुकूमत जो है वो जो जमात है उसी की हुकूमत यहाँ बन जाए तो क्या हर्ज है इसमें। तो अब इस मरतबा यानी नून लीग की हुकूमत बननी चाहिए थी, लोग ये कह रहे हैं, लेकिन जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब 10 सीटें ले गई है, वो आगे आगे निकल गई है हुकूमत, वो मिला के उनको आज़ाद अरकान को वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे, ये कहा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जनाब पीपल्स पार्टी भी ट्रेजरी बेंचों पे ही बैठी हुई है वफाक में, सदर मुमलिकत उनके हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वहां के अवाम को ये बावर कराने में कामयाब रहे हैं अपने जलसों के दौरान कि जनाब ये जो वफाकी हुकूमत है, जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं आपके हकूक़ के लिए उनसे बात कर सकता हूं और अपनी बात मनवा सकता हूं, मैं आपके तरक्याती मंसूबे उनके सामने रखूंगा और वो उनके मेरे कहने पे वो तरक्याती मंसूबे जो है पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, आपके मसाइल हल करेंगे, मैं करवाऊंगा, ये बाबर करवाने में कामयाब हो गए। देखे ना जो वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ी एयरपोर्ट बनाने की बात की उन्होंने नवाज शरीफ ने, और उन्होंने जनाब अपील की, दरखास्त की, बल्कि उन्होंने कहा मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनाब बड़ी एयरपोर्ट बनाए। यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो उन वहां के लोगों के मुतालबा थे वो यही कहा उन्होंने कि मैं वज़ीर आज़म से दरखास्त करता हूँ ये काम किया जाए। यानी नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ से दरखास्त कर रहे थे, वहां पे एक जलसा उन्होंने किए, और बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे थे उनको जनाब ये आप यहाँ कर रहे हैं। अब वहां जो मामला है यानी वो शहबाज शरीफ का ही नाम लेके वहां पे कंपेन कर रहे थे ना, वहां 4 बल्कि 5 अवामल आप कह लें कि जो इस इलेक्शन पे नजरअंदाज हुए हैं। एक तो यही हुकूमत वाली बात, वहां के लोगों का मसला होता है कि जनाब ये वफाक के साथ फड्डा डाल के हमें क्या मिलेगा, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में वो जो है उनके सामने मामला जो है वो उनको ये यकीन दिला दिया कि छड़ दो यार, असी भी हुकूमत ही हैं, टेंशन ही कोई नहीं, असी आ गए थे, थोड़े मसाइल मैं हल करवाऊंगा। ये एक बात होगी। और दूसरा वहां मजहब या फिरके का जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व था यहाँ पे। फिर वहां कुछ माफियाज हैं, वो जो स्मगलर टाइप, जो स्मगलिंग माफिया जो है वो भी वहां पे सरगर्मी अमल है। और फिर वहां की जो जमीनों की मिल्कियत वाला इशू है वो भी उस लोग को, जो ज़ाहिर लोग जो है वो समझते हैं जनाब ये सारी ज़मीनें जो हैं ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं पहाड़ के नीचे, मैंने मकान बना लिया, मेरे ऊपर चाचे ने बना लिया, ताए मेरे भाई ने बना लिया, तो ये पूरा पहाड़ ही हमारा हो गया। और हुकूमत ये कहती है कि नहीं ये सरकार की ज़मीन है, आपने यहाँ मकान बना लिए वो हम आपको दे देते हैं हकूक़ मिल्कियत। उसके ऊपर भी फड्डा पड़ा हुआ है ना, वो कहते हैं कि जनाब जो राजा के नाम पे ये जो रियासत है वहां को उसकी ज़मीन नहीं थी, ये कह रहे हैं जो वहां लोग बसते हैं।
लेकिन असल जो उस वक्त का कानून था उसके मुताबिक तो तमाम जो राजी थी स्टेट की वो राजे की मिल्कियत थी, इनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये अब ये पीपल्स पार्टी वाले जो हैं ये इनको यकीन दिलाते रहे कि जनाब ठीक है, आप जो कहते हैं ठीक है कि जनाब ये मिल्कियत आपकी है तो ठीक है, ओके आपकी है। लेकिन वो दूसरी तरफ नून लीग से उनको खदशा है कि शायद जनाब ये जमीनों पे कब्जे कर लेगी आके। ये इस तरह की वहां पे जो बातें हैं ये होती रही हैं। और फिर जो ये मैं कह रहा हूं कि जनाब वहां जो एक माफिया है जो स्मगलिंग में मुलव्वस है, ये बहुत कम लोगों को अंदाजा होगा कि जो गिलगित और हुंजा के शहरी हैं ना, वहाँ ताजर जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। और जो खंजराब है, दर्रा खंजराब, वहाँ जो ड्राई पोर्ट है सोस्त, जिसको सुस्त कहते हैं जी, सोस्त ड्राई पोर्ट जो है ये वहाँ से ये जाते हैं जनाब चीन। ये मैं बात बता दूं कि जो रजिस्टर्ड ताजर है ना हुंजा और गिलगित के, ये चीन जाने के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनको बॉर्डर पास जारी किए जाते हैं। उनमें दो तरह के लोग हैं, एक तो वो बेचारे फेरी वाले जो है वो वहां जाते थे, तो वहां से जनाब कुछ चीजें चाइना से लेके आ जाते थे पाकिस्तान के अंदर, वो छोटे पैमाने पे, यानी वो दिहाड़ी लग गई उनकी। लेकिन कुछ बड़े जो वहां पे हैं, वो जो स्मगलर टाइप है, वो जो कंटेनर लेके आते हैं, वो जनाब 5-6 लाख में वो कंटेनर पूरा जो क्लियर करवा लेते थे। अब जब से जो स्मगलिंग रुकी है अफगानिस्तान की सरहद पे, ईरान की सरहद पे, दीगर सरहदों पे, तो जब से ये फील्ड मार्शल आए हैं उसके बाद स्मगलिंग का सिलसिला जो है रुक गया हुआ है। तो उनको बड़ी तकलीफ है कि यानी 5-6 लाख में वो जो रिश्वत दे के क्लियर करवा लेते थे कंटेनर, अब हो गई है सख्ती। तो वो अब जनाब वो 50 लाख करोड़ ड्यूटी देनी पड़ती है उसकी, वो इनका मसला बना हुआ है। तो वो जो माफिया है वो भी, यानी कि जो ये नून लीग को आप ये कह सकते हैं कि ऐसी चीजें नून लीग के खाते में बढ़ गई हुई हैं। और नून लीग जो है वो रियासत पाकिस्तान के लिए जनाब वो अपने आप वोट बैंक जो है उसका वोट बैंक डिस्टर्ब हुआ है इनके ऐसे इकदाम से। और फिर वहाँ एक थोड़ा सा ये भी है कि जनाब जो एस्टेब्लिशमेंट मुखालफ जो है ना वो लोग, जैसे वो ईरान वाला सकरदू में जो मामला हुआ था आपके इल्म में है ना, वो सारा कुछ जनाब वो मैदान में आ गए। तो फिर ये कहना पड़ा था वहाँ हमारे जो मुख्तदरा को है कि जनाब अगर ईरान से इतनी मोहब्बत है तो वहाँ चले जाएं। वहाँ आग नहीं लगा दी, जिंदा जला दिए थे यार लोग, उन्होंने फौज वालों के ऊपर हमले किए थे। तो इससे भी वो थोड़ा सा ना एक वो कह रहे, मैं कह रहा था मजहबी जो है फैक्टर भी एक इसमें मौजूद है। और मजहबी फैक्टर ये है कि वहाँ जो है जो इन इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनकी अक्सरियत जो है वो हमारे शिया भाई हैं या फिर इस्माइली हैं, ठीक है ना। तो ये एक फैक्टर जो है ये भी इस इलेक्शन में बड़ा इसका अमल दखल रहा है। अब ये देखें जो इस्माइल के जो इस्माइली हैं उनके जो मजहबी पेशवा जो अमाम है, 50वें अमाम जो हैं प्रिंस रहीम आगा खान, वो पाकिस्तान आए। तो उसके साथ तो जनाब पीपल्स पार्टी वाले जो मकनातीस की तरह चिमट गए, जरदारी साहब ने इस्तकबाल किया उनका, ठीक है ना। फिर उसके बाद जनाब उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, हुंजा इनका दौरा किया। वहां उनके एक दीदार करवाने की तकरीब होती है। वो लग ये रहा था कि वो रियासत पाकिस्तान नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी वाले जो है उनके मेहमान हैं। अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि प्रिंस ने जो जहाँ उनके मुकामी इमाम हैं जो पेशवा हैं उनको ये कह गए हों जनाब ये ख्याल रखना, पीपल्स पार्टी ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, लेकिन इसका इन इंतखाबात पे असर जरूर पड़ा है। वहां के लोगों से बात करके देख लें, ये जो 4-5 पहलू जो हैं, जो 4-5 अवामल मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस हद तक दुरुस्त बात कर रहा हूँ। और दूसरा जनाब ये 9 जून को इन्होंने जनाब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, और वो जो तंजीमें हैं जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी, कश्मीर एक्शन कमेटी जो वगैरह वगैरह, तो उनके ऊपर तो लग गई थी पाबंदी। और अब पहले ये ना कुछ झूठी खबरें फैलाई गई ना, 50-50 करोड़ रुपए जनाब जो है ये जो उस कलदम तंजीमों के जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारी के ऊपर जनाब उनकी कीमत मुकर्रर कर दी गई है। जनाब इतला देने वालों को इतनी जो है वो पैसे दिए जाएंगे। अब ये बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन जो है ना ये जारी कर दिया गया है। 1-1 करोड़ रुपए जो है ना वो कीमत मुकर्रर की गई है। 4 लोग हैं
जिनकी वो कहते हैं गिरफ्तारी की इतला देने पर या गिरफ्तार करवाने पर वो 1-1 करोड़ रुपए जो है वो इनाम दिया जाएगा। एक तो उमर नज़ीर कश्मीरी है, एक सरदार अमान खान है, एक शौकत नवाज मीर है और एक ख्वाजा मेहरान अरशद है। और ये ख्वाजा मेहरान अरशद और जो शौकत नवाज हैं, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। इनकी कुछ, आपको याद होगा कि 1-2 दिन पहले एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें बड़ी अजीबो-गरीब इनकी गुफ्तगू थी और लोगों को उकसा रहे थे। तो ख्वाजा मेहरान और उनकी तहरीरें जो हैं और फिर जो उन्होंने पैगामात जारी किए हुए हैं, उनकी जो वीडियोज़ हैं, उनकी बुनियाद पे और एसएसपी मुज़फ़्फ़राबाद जो हैं, उनको ये तहकीकात की जो ज़िम्मेदारी है, ये सौंपी गई है। और अच्छा, इसमें जो ये मैं ऑडियो की बात कर रहा हूँ ना, ये इसका फोरेंसिक वैसे वो करवाया जा रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक जो ऑडियो सामने आई है उसमें वो कह रहे हैं ना, बात कर रहे हैं कि रावला कोर्ट में जनाब काम बड़ा गर्म है। वैसे बड़ी ज़्यादती की इन्होंने लाशों की भी हरमती भी की है। जो पुलिस एहलकार थे या सिक्योरिटी के जो एहलकार शहीद हुए हैं ना, उनकी लाशों की भी हरमती भी की है इन लोगों ने। मुसल्ला लोग थे और वो कहते हैं जब तक यहाँ रावला कोर्ट में वो कहते हैं बड़ी लड़ाई नहीं ना होगी, स्टार्ट नहीं होगी, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद में कुछ नहीं होना। और रावला कोर्ट जो एक इवेंट हो जाता है, लोग उस इवेंट की वजह से अग्रेसिव है, ठीक है। जब तक एक बड़े पैमाने पे उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, मैं तुम खुल के कहता है, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कुछ नहीं कर रखता। फिर हमारे बहुत से बाशऊर कश्मीरी भाई जो हैं, उन्होंने ये जो एक्शन कमेटियां हैं जो कलअदम करार दे दी गई हैं, इनसे अज़हार ला तलकी कर दिया। उनके नाम ये तो दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस हो गए। फिर कुछ शर्मसंद जो हैं इन तंजीमों से वाबस्ता, वो गिरफ्तार भी हुए और उनके ताने बाने, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, कि भारत के साथ जाके मिलते हैं। अब ये कह रहे हैं जनाब उनको ये क्यों कहा जा रहा है कि जनाब वो भारत के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। यार आप बताएं, अगर जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है वहां जो अवाम के साथ जुल्म होता है, पाकिस्तान उससे लातल्लुक़ रह सकता है? आप बताएं। ये 2019 में जब उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया था इन्होंने, मकबूजा कश्मीर का, भारत वालों ने, तो उस वक्त उन्होंने क्या ऐलानात किए थे कि जनाब ये जो आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, ये भी हमारा है, हमने लेना है। तो आपके ख्याल में यहां जो कुछ हो रहा है वो खामोश बैठे होंगे? उनका हाथ नहीं होगा इसमें? ये मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। वैसे तो इस हवाले से शवाहद भी सामने है, बल्कि एक लीडर जो है वो ये कह रहे थे कि जनाब हमें पता है, लेकिन फिर भी हमने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि इनके साथ बातचीत की जाए। वहां के जो वजीर आजम है वो इनके घर गए यार, लेकिन इन्होंने नहीं जनाब हमने तो जनाब लॉन्ग मार्च करना ही करना है, हमारे जो मुतालबे हैं वो पूरे कीजिए। अब ये मैं हैरान हूं, जो सलीम हैदर खान साहब हैं, जो पंजाब के गवर्नर है, पीपल्स पार्टी से तल्लक है, वो ये कह रहे हैं जनाब ये जो अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ जो है ना, ये जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, तो जनाब इस पर असर नो पॉलिसी का जायजा लिया जाना चाहिए। वो कहते हैं जनाब इससे जनाब भारत भी यही चाहता है, इससे इंतशार फैलेगा। भाई मेरे, हुकूमत किसकी है वहां पे? ये किसको कहा था जरदारी को, वो बिलावल भुट्टो जरदारी को जनाब गिलगित बल्तिस्तान में फंसे रहे, यहाँ भी कोई हदायत जारी कर देते ना अपनी हुकूमत को कि जनाब आप मुज़ाकरात करें। यार मुज़ाकरात उन्होंने वैसे सारे डेडलॉक पैदा कर दिए, एपीसी नहीं शामिल हुए। कमाल करते तुसी, अजीब तुसी नंबर बनाना चाहते हो कि इलेक्शन आने हैं जनाब, हूँ अगे जुलाई में 27 जुलाई को इलेक्शन आ, उत्ते तो जनाब असी इन्होंने कश्मीरियों ने जनाब उन्होंने हमदर्दी हासिल करेंगे जी गल करके। थोनू की पता कश्मीरी की सोच रहे थे? हो सकता तो खुद तंग पे उन्होंने कमेटियां शमेटियां। तो बहरहाल ये अब ये देखें, ये जिनके मुतालबे जो हैं ये 28 मुतालबे हैं और 38 मुतालबे हैं इनके। उनमें ऐसे जिम्मेदारी ये ऐसी है जनाब, बाप जो है वो साइकिल लेके देने की पोजीशन में ना हो, लेकिन बेटा कहे जनाब मुझे गाड़ी चाहिए, अगर गाड़ी नहीं लेके देंगे तो मैं घर को आग लगा दूंगा, मैं अपने वाले साहब को कहेगा मैं तुम टकरा मारांगा या मैं कंध चक्कर मार लांगा। ये मुतालबात ने जनाब अशराफिया का जनाब जो है ना, वो कहते हैं कि ना मुराद खत्म। और भाई मेरे, आप ही ने तो वो जो एमपीए थे आपके, जो मेंबर हैं लेजिस्लेशन असेंबली के, उनकी तनख्वाहें बढ़वाई थी। वही मुराद याफ्ता तबका हो सकता है ना भाई। इलेक्शन लड़े आप, जो आपके मुतालबे उनके वो पूरे करें। अगर 12 नशिस्तें खत्म कर सकते हैं तो वो भी करवा लें। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया तो पार्लियामेंट का काम है जनाब, असेंबली ने करनी है आइन में तरमीम, वो चाहती है तो खत्म कर दे। वहां असेंबली कह रही नहीं हमने खत्म करनी। अच्छा,
फिर जनाब जो महाजरीन है पाकिस्तान में मुकीम, उनके नाम पे जो असम्बली की नशिस्तें बाहर हैं, वो कहते हैं खत्म कर दें। अच्छा, पानी जो वहां से आता है मकबूजा कश्मीर से, सारा दिन सोशल मीडिया पे ये बातें होती रही हैं कि वो जो वहां से आता है मकबूजा कश्मीर से वो आपका है, लेकिन वहां से जो महाजिर आए हुए हैं वो आपके नहीं, उनको आप ऑन नहीं कर रहे। ये पानी वाला भी मैं आपके सामने रखूंगा मामला। और मुफ्त तलीम हो, यकसा तलीम हो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कहते हैं हम बना देते हैं, जगह देख रहे हैं वो। और वो कहते हैं जनाब ये नौकरियां भी खत्म करें। जो महाजिर आए हैं ना 1947 में, 1965 में, 71 में, 90 में, वहां से मकबूजा कश्मीर से, वो कहते हैं अच्छा वो नुटे पुट्टे आए ने, उन्होंने नौकरियां भी कहते खत्म कर दो। और फिर वो कहते हैं वही जो मैंने पहले अर्ज किया था जनाब, 5kVA जो है उसके ऊपर कमर्शियल जो है वो वही रेट लगे जनाब, कमर्शियल वो रेट उठ काट, कोई टैक्स नहीं देना सी। और बिजली के मामला जेडे ने 3 रुपए यूनिट जी कहते जनाब होर वो मामला जेडे ने वो कहते होर घटाओ। आटा 2000 मान मिलता पाया इन्हों, वो कहते जनाब वो भी जो आटे की कहते म्यार ठीक नहीं है। ये अब ये इस तरह के मुतालबे हैं। और कानून साजी करो जनाब, मुकदमा खत्म करो, तो पहले ही करते उन्होंने जो पिछली तहरीक में सीगे। और फिर जनाब बैंक जो शेड्यूल बैंक का दर्जा दिता जाए, शेड्यूल बैंक का असीं कितना स्टेट बैंक कि उन्होंने दर्जा दे सकता। ये की आ, ये बड़ी बारीक चाल आ कि आजाद कश्मीर के सेंट्रल बैंक को अगर शेड्यूल्ड असीं बैंक डिक्लेयर कर दईए, ये तो हो सकता असं पाकिस्तानी शाखा को इजाजत दे दी, लेकिन एक कितना हो सकता वो स्टेट बैंक के मुतहत हो जाए। इसका मतलब पाकिस्तान का हिस्सा हो गया जो एरिया चाहता जनाब रौला पाया रहे हमेशा तो, वो जनाब जी लाइन ऑफ कंट्रोल हो सरहद बन जाए। इसी तरह के इन्होंने मुतालबात ने। और मोबाइल कंपनी को लूट मार खात्मा, यानी मैं दसिया ना कि वो खिलन को मांगे चाहते रहे हर गल जनाब। उन्होंने जनाब बच्चा जो कह रहा जनाब अब्बा सैकल नहीं लैके दसदा मैंने जनाब जी गड्डी लैके दियो, फिर वो गड्डी वध रहे हैं, करोला लै दियो, फिर जनाब उस तो बाद जनाब फार्चूनर चल गए, फिर जनाब V8 से चल गए। ये इन्होंने हरकत। और जनाब फिर वो लकड़ी की स्मगलिंग, चलो ये तो बात ठीक है ना, ये रोक दें। पानी के साफ पानी की फराहमी, ये भी एक आम सी बात है। फिर वो सड़कें कुछ बताइए कि ये सड़क बनाए, ये सड़क बनाए। अच्छा दूसरा सड़क तुसी दिंदे की हो सानू, मैंने 120 या 130 अरब कहा था ना ये इनकी आमदनी है टोटल, अब पता चले कि 60 अरब है टोटल। और पाकिस्तान 350 अरब इनको वो देता है हर साल बजट के लिए, तनख्वाहें शनख्वाहें ये वो। और वह कहते हैं जनाब सरकारी महकमे रिश्वत ये वो वगैरह खत्म किया जाए, नौजवानों को बिला सूद कर्जे के दिए जाए। ओके जनाब, रोजगार की फराहमी यकीनी बनाई जाए, गारंटी देवे रियासत, टैक्सन छूट दी जाए, टैक्स नहीं असं देना, लेकिन मराद सानू पूरियां चाहिए। और फिर वो कहते हैं जनाब वो जो उनके पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तिहान है ढाक कर रही हैं वगैरह खत्म करें, ये तो चलो मुतालबा जो है यहाँ भी होता रहता है। और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़, और जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं वो कहते हैं जनाब, और ट्रांसपोर्ट को जुर्माने वगैरह होते हैं जो टैक्स वसूल किया जाता है, जब वो पंजाब में या किसी और सूबे में जाते हैं तो पूछते हैं भाई जी इसका वो कहाँ कस्टम दिया है। पहली बात यह कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां वहां पहुंच कैसे जाती हैं, वहां की जो रियासत है वो ड्यूटी क्यों नहीं लेती, उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, ये सारी वो कहते हैं सानू ना पूछो, असि लैके आए जितों मर्जी लैके आइए। अच्छा फिर और जो है जनाब जो उनकी जो मैं कह रहा हूँ वो जो कहते हैं जो तरक्याती बजट जो लैप्स कर जाता है वो नहीं होना चाहिए। यानी कि असि 3.5 अरब 3.5 खरब रुपए देता थोनू 40 लाख 45 लाख लोगों को, ते वो जो पैसे बच जाते हैं जून दे विच वो वापस नहीं असी करना, वो इत्थे रखो फिर दोबारा दियो सानू बजट। कमाल हो गया यार। और फिर जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इनके ताने बाने वहां से जाके मिलते हैं, वो जो गैर बैरूनी फोर्सेस हैं वो निकले यहां से। बैरूनी फोर्सेस कौन सी है वहां पे भाई, पाकिस्तान की फौज ही है ना, उसको ये बैरूनी फौज कह रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहे हैं उसको। इनको पता ही नहीं अगर अब पाकिस्तान की फौज वहां न हो तो जो उन्होंने ऐलान किया था जब हम ये इसको हड़प कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, जिसको हम अपनी शारक समझते हैं। हम तो जम्मू और कश्मीर जो है रियासत सबको अपनी शारक कहते हैं ना, कहते हम कह गए हुए अरबों रुपए कश्मीर के दिफा पे पाकिस्तान खर्च करता है, लेकिन मैं जो समझती हूँ कि एहसान नहीं है इनके ऊपर। और दूसरा ये जो मंगला डैम का
लेके बैठ जाते हैं दूसरे दिन, जब हमें रॉयल्टी दें, बिजली हमारी है, ये है वो। और भाई मेरे ये भी तो चेक करें ना कभी कि पाकिस्तान को कितने यूनिट मिलती है और आपके पास कितनी यूनिट जाती है और आपको किस कीमत में मिलती है। वो जो ये पानी से बिजली बनती है, ये 12 रुपए पर यूनिट पड़ता है, आपको 3 रुपए में मिलते हैं। बाकी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तारे हैं, ये है वो है, तनख्वाहें हैं वापडा वालों की, वो किसने देनी है? वो भी उसी में से आपके बिल से निकलनी है ना वो। लेकिन आप कहते नहीं जनाब, फ्री का मुफ्ता लगना चाहिए था। अच्छा, ये वैसे जो डैम है ना, जब ये बना है तो ये सिंध तास महादे के तहत ही बना था ना। तो सिंध तास महादे के तहत ये आपका तो जिक्र ही नहीं उसमें। ये जो दरियाई जेहलम है जो गुजर गया है, छोटी सी आपके अंदर से होके आता है, तो ये मीरपुर पे वहीं पे है ना मंगला डैम जो बना है। तो ये भाई मेरे, ये तो पाकिस्तान का पानी है, भारत ने तस्लीम किया हुआ है इसको, तो हम उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। ये जो हमारे कश्मीरी भाई है ना, जो नई नस्ल है, इनको तो शायद पता ही नहीं। अपने बुजुर्गों से पूछे कि आपके पास डोगरा राज के दौरान 1947 से कबल आपके पास शहरी कूप थे ही नहीं। ये जो जायदादें आप कह रहे हैं हमारी जायदादें हैं, ये आपकी थी नहीं, ये महाराजा की जायदादें थी, सबका मालिक वो था। और आप जो हैं, आप भी इमलाक में शामिल थे, स्टेट सब्जेक्ट थे आप, स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता था आपको, कि आप भी राजा की मिल्कियत हैं। अब जो ये हकूक की बात कर रहे हैं, केड़े हकूक से थोड़े कोल जनाब? ये तो 1947 की वजह नाल थोड़े सारे हकूक मिले ने। असी वो जमीन खरीदी, ਉਹਦੇ मतबादल खर्चा किया उत्थे, जब हमने जो वो जमीन ही खरीद ली, तो फिर बहरहाल चलो वो आपके इलाके में है, ठीक है, ओके। वहां के जो लोग थे उनको मैंने पहले भी अर्ज किया था, जहां हमारे अपने इलाके में ये मंगला डैमिया के पिंड कहते हैं, लोगों को जमीनें अलाट हुई, कई गुना ज्यादा जमीनें जो इनको मिली। और फिर उस वक्त ना, ये भी मैं इन लोगों को बता दूं कि उस वक्त जो पासपोर्ट है वो बनता ही नहीं था। पासपोर्ट बनना जो है वो वीजे से ज्यादा मुश्किल काम था। ये 80 की दहाई तक तो इंग्लैंड में एंट्री होती थी, बगैर सिर्फ पासपोर्ट लेके जाना होता था, वहां स्टैंप लगती थी अंदर जाने की। और सबके जितने भी वहां थे मीरपुर में, जितने भी थे, जब कहते मीरपुर ये सारे मीरपुरे जो वहां इंग्लैंड में मजारे करते फिर रहे हैं, इनको पासपोर्ट जारी किए गए खसूसी तौर पे कि जब जाएं आप वहां, आप जहां आप जाना चाहते हैं अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए। ये इनके साथ मोहब्बत होती रही है, सलूक होता रहा है। जब ये डैम के लिए जमीन ली गई थी, उस वक्त कहाँ तय हुआ था हमारा आप लोगों के साथ? वो माहदा दिखा दें जिसमें कहीं आपको मुफ्त बिजली मिलेगी या सस्ती मिलेगी। ये तो आप जो है ये सर्वसंधि है मुशर्रफ ने। अच्छा, ये भी मैं बताऊं कि ये कुछ दोस्त कह रहे हैं जनाब, आप जनाब वो जो कहते हैं ना खुद मुख्तार रियासत अक़वाम मुत्तहिदा की वाली बातें हैं जनाब, वो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ कि जनाब देखें आप जनाब, ये आलमी जो है ये ताकतें मुतहरक हो गई हैं, कश्मीर वाली यूएन की करारदादों की बात शुरू हो गई है। और भाई मेरे, यूएन की करारदाद है क्या? यूएन की करारदाद वही है जो बरतानिया यहाँ पे आज़ादी का प्लान दे के गया था कि ये जो रियासतें हैं खुद मुख्तार या नीम खुद मुख्तार रियासतें, इन्होंने फैसला ये करना है कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ रहना है। इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते थे ये आजाद कश्मीर वाले भी, ये पाबंद थे। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी यही है कि जनाब इन्होंने ये रेफरेंडम जो वहां, ये दो सवालों ने कि जनाब आपने भारत के साथ जाना है या आपने पाकिस्तान के साथ जाना है, बस ये एक सवाल है जिसका जवाब वो रेफरेंडम अगर होता है। वो मुशर्रफ ने हमें बीच में एक और जनाब डाल दिया था कि जनाब ये तीसरा ऑप्शन भी हम दे देते हैं, 3 जो है ये इनके सामने ऑप्शन रख देते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट। 70 अरब रुपए इनको दिया उसने, मुशर्रफ ने। ये जो रॉयल्टी शैल्टी मांग रहे हैं उनका चलो 70 अरब दियो, और हर साल 75 करोड़ रुपए इन्होंने और दिने सी रॉयल्टी कह लो, जो भी उन्होंने ना दिता है इन्होंने। ये फिर भी खुश नहीं, ये वहां के अवाम खुश हैं, मुतमईन है, लेकिन ये चंद एक शर्मसांद है। कोटली में अब इन्होंने कोई, और बंबर में शायद 1-2 जगहों पे इन्होंने पूरी कोशिश की है इश्तियाल फैलाने की।
और बहुत सारे ज्यादातर जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर के इलाके, वहां कोई इन्होंने कान नहीं धरे, कोई नहीं लोग निकले। एक दो जगहों पे जो मैंने अर्ज किया वहां कुछ लोग निकले हैं, ये खुद रूपोश है। इनके ऊपर जनाब कीमतें लग गई हैं कि जनाब गिरफ्तारी करवाएं और 1 करोड़ रुपए लें। बहरहाल देखें, अल्लाह के घर से अच्छी उम्मीद है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इन्हें दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।